सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस इंटरव्यू वाले सत्र में बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, जो ऑलरेडी एक ट्रांसलेटर हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पेपर 1 जो है एम्स का, उसका रिजल्ट आ चुका है, पेपर 2 होने वाला है। तो जैसा कि मैंने एग्जाम का नाम भी, डिपार्टमेंट का नाम बताया, एम्स में है। ये ट्रांसलेटर हैं और बाकी फिर अपने बारे में ये खुद ही परिचय वैसे देंगी। तो बिना देर किए हम स्वागत करना चाहेंगे मिलन चौहान जी का। मिलन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसी हैं आप? जी सर, बढ़िया। ओके, ठीक है। मिलन, सबसे पहले जो भी हमारे मित्र हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, तो उनको आप प्लीज अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम मिलन चौहान है। मैं राजस्थान से हूँ और अभी वर्तमान में मैं एम्स दिल्ली में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। 2023 वाली जो वैकेंसी थी एम्स की निकली थी एक अलग से, उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था और मई 2024 की मेरी ज्वाइनिंग है। ओके, 23 वाली वैकेंसी है, मई जो 2024 में ज्वाइनिंग, यानी इस साल आपका 1 साल हो जाएगा एम्स में काम करते जी करते। सर। ओके, ठीक है। जी सर। अब मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में, बताइए आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्या रखा आपने, और कौन कौन सब्जेक्ट से क्या आपका ग्रेजुएशन में, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा है, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? जी सर, मेरा ग्रेजुएशन रहा है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश लिटरेचर में। और हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट भी था और एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी था मेरा। ओके। फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स करी है इंग्लिश लिटरेचर में। और उसके बाद मैं आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मैं काम करती थी पहले। तो उसके बाद मैंने वहां पर 3 4 जॉब शादी हो गई। आई टुक अ करियर गैप। फिर मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि आपके पास एमए भी है और आपके पास ग्रेजुएशन में भी हिंदी था, तो आप ये वाला एक पीजीडी का कोर्स है, ये कोर्स कर लीजिए। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन किया है इग्नू से। ओके, तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया आपने, जी। जैसे बताया कि हिंदुस्तान इंडिया लिमिटेड। जिंक लिमिटेड। जिंक लिमिटेड। अच्छा, हिंदुस्तान जिंक। ओके। ये प्राइवेट सेक्टर है आई थिंक। सर ये सेमी गवर्नमेंट सेक्टर था, ओके, बट हाँ ऑलमोस्ट आप प्राइवेट ही कहिए, ठीक है। तो कॉर्पोरेट। आपने लगभग उसमें कितने साल तो काम मैंने किया? 4 साल वहाँ काम किया। किस पद पर वहाँ 4 साल कार्यरत सर थे? मैंने वहाँ काम किया। सर वो मेरा फील्ड बिल्कुल अलग था। अच्छा, मैं ये एनसीसी ट्रांसलेशन का नहीं बैकग्राउंड से था? हूँ। नहीं सर। तो मैं एनसीसी बैकग्राउंड से हूँ, मुझे शूटिंग का भी शौक था। तो उसी में मैंने वहां पर एज जूनियर सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पे काम किया है। ओके। जूनियर तो दोनों जगह सेम है, पर काम और पद एकदम अलग है। ऑफिसर भी सेम है, ठीक है। एनसीसी से याद आया, जी। एनसीसी मेरा भी सी सर्टिफिकेट है, आपका किया है आपने? जी सर, सी सर्टिफिकेट है मेरे हाँ, पास सी भी, उसी सर्टिफिकेट के में थ्रू जॉब लगी थी बी मेरी। ग्रेड आया था सी सर्टिफिकेट में। जी सर। चलिए, ओके, ठीक है। और शुरुआती शिक्षा दीक्षा आप राजस्थान से ही पढ़ी है? सर जी, मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा सब राजस्थान से ही हुई है। राजस्थान में ग्रेजुएशन कहाँ के मेरी रहने वाली हैं उदयपुर आप? से हुई। सर मैं जयपुर से हूँ और जयपुर पर से। मेरी शिक्षा दीक्षा उदयपुर से हुई है पूरी। ओके, काफी बढ़िया जगह है। तो ये आपका मीडियम जी। शुरुआत से क्या रहा, मतलब हिंदी माध्यम से पढ़ी हैं आप या अंग्रेजी माध्यम आपका रहा है? सर मैं बताती हूँ, मेरा 10वीं तक तो माध्यम हिंदी रहा, क्योंकि हम्म। बच्चों ने डरा दिया था कि अंग्रेजी पढ़ना मुश्किल है। ओके। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या जची, मैंने 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन, मैंने 11वीं 12वीं और पूरी 11वीं 12वीं मैंने इंग्लिश से कर ली। हम्म। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। फिर ग्रेजुएशन में मुझे लगा हिस्ट्री हिंदी में पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक्स इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। हम्म। और इंग्लिश लिटरेचर तो था ही। तो ओके, मेरा मिक्स माध्यम रहा, मुझे दोनों भाषाओं में पढ़ने की आदत रही उस मतलब हिसाब ये से। भाषा के प्रति जो रुचि है आपकी, वो पहले से ही चली आ रही है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको कंफर्टेबल पहले से महसूस हो रहा है? जी सर, हिंदी सर हमारे हिस्ट्री वाले सर पढ़ाते थे, साथ साथ में मैं उसका ट्रांसलेशन भी करती रहती थी, मतलब हाथों हाथ। तो वाह, भाषा के प्रति रुचि तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, पर हाँ मुझे पढ़ने के प्रति रुचि थी थोड़ी। ये तो ये वही वाली बात हो गई ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो ट्रांसलेशन वहीं से कर रही है क्या? जी सर। बढ़िया है। तो ये जैसे इस बैकग्राउंड में या इस क्षेत्र में आने के लिए आपको कब, जैसे कि आपके हस्बैंड ने जैसा आपने बताया कि उन्होंने बताया, इससे पहले भी पहले से जानकारी कुछ थी या इसके प्रति तैयारी वगैरह कुछ कभी सोचा था ऐसा कि हाँ ये फील्ड होता है? कोई बताया था पहले कभी, इससे पहले?
फिर मैंने 2020 में अपनी जॉब छोड़ दी थी। उसके हम्म। बाद मैंने 2.5-3 साल में बिल्कुल गृहिणी बन के रही हूँ। मेरी 3 साल की बेटी है, उसके लालन पालन में समय निकल गया। ओके। फिर मेरे हस्बैंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहां पर हम्म। राजभाषा अधिकारी है। जी। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ये कोर्स हम्म। है एक डिप्लोमा का, आप कर लीजिए। हम्म। तो मैं सीरियस नहीं थी, मैंने कहा क्यों ही करना है, कुछ चल रहा है जिंदगी बढ़िया। तो उन्होंने कहा आप एक बार कोर्स तो करिए। मैंने कोर्स कर लिया। फिर उन्होंने मुझे बोला कि एसएससी का पेपर लगता है, जीएसटी का। मुझे हम्म। तब तक कुछ नहीं पता था। मैंने कहा मैं कहाँ पेपर दूंगी, मैं कहाँ तैयारी करूंगी। तो उन्होंने कहा आप एक बार पेपर दे के आइएगा। हम्म। पेपर दिया, मुझे पेपर सही लगा। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि मैं इसकी तैयारी करती हूँ। और सर मैंने 2023 में ही तैयारी शुरू करी। और भगवान की असीम कृपा सर डीआरडीओ का पेपर, हाँ सर, फिर मैंने डीआरडीओ का पेपर दिया। मैं ही हम्म। तब भी तैयारी करने का मन नहीं था, डीआरडीओ का पेपर 1 निकल गया। तो मेरे में थोड़ा आत्मविश्वास आ गया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ शायद। तो फिर मैंने डीआरडीओ से तैयारी शुरू करी और भगवान की असीम कृपा रही कि नौकरी लग गई। ओके। मुझे याद है, मैं आई थिंक आपके पिछले मैसेज स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं आई थिंक शायद गलत नहीं हूं तो 2024 का एसएससी का उस टाइम का मैसेज मैं आपका देख रहा था, जिस टाइम आप थोड़ी सी मायूस हुई थी जब रिजल्ट एसएससी में आपका नहीं हुआ था। तो जी सर। आपने बताया कि भाई और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे साथ है, फिर भी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिर सर यही मैं मैं बोला था कि भाई 2023 की कंटिन्यू करिए आगे, इसी जो 2023 जिन होता उन्हीं का है जो लगा हुआ होता है। तो जब आपने बताया कि आपका एक मैसेज वो आया कि फाइनली ज्वाइंड एज जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन एम्स दिल्ली, तो मुझे पढ़ के बहुत खुशी हुई थी वो, कि चलो देखो, एक गृहिणी के लिए, कोई जो हाउस वाइफ है कहती है कि अब मेरी लाइफ खत्म है, अब पूरी घर में को संभालना है, ये करना वो करना, उनके लिए आपने मिसाल पेश किया। मुझे बहुत खुशी हुई, अत्यंत उस दिन हर्ष का अनुभव हुआ कि चलो इन्होंने पढ़ाई जारी धन्यवाद रखी, सर। और तमाम छोटी जैसे बच्ची है, हस्बैंड और परिवार सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, उसके अलावा आपने पढ़ाई की, ये तो काबिले तारीफ है। तो कहाँ से लाई इतनी हिम्मत, कैसे फिर फेलियर से और सक्सेस की तरफ कैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग असफल होते टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं पढ़ाई, और खासकर शादी होने के सर बाद, इस तो उसके मामले बारे में में बताइए। इस मामले में मैं सबसे पहली बात कहूंगी, 2023 की मैं सबसे लकीएस्ट और सबसे अनलकीएस्ट कैंडिडेट रही हूँ। 2023 की जीएसटी की मैंने तैयारी करी, घर बच्ची सब मैनेज करते हुए। हम्म। मेरे ससुराल साइड से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे पीयर से एक्सट्रीम सपोर्ट रहा। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया। पर वही होता है कि जिम्मेदारियां थोड़ी बहुत तो रहती ही हैं आपके बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। 2023 का मेरा एसएससी जीएसटी का पेपर हुआ, रिजल्ट आया सर। मैं 100% श्योर थी मेरा सिलेक्शन होगा। मेरे पेपर 1 के नंबर अच्छे थे, पेपर 2 अच्छा हुआ था। मेरा नाम नहीं था उस सूची में, मैं बहुत मायूस हुई। फिर जब आरटीआई से कॉपी मंगवाई तो पता चला कि मेरे 99.5 नंबर आए हैं। हम्म। और मैं सिर्फ 0.25 की कट ऑफ से रह गई थी। मतलब एक और चवन्नी उस 0.25? सर मैंने भगवान से यही कहा कि आपको रखना था तो कोई 2 4 5 नंबर से रखते। मैं मानती मैं काबिल नहीं थी, यहाँ तो आपने मेरी किस्मत खराब कर दी। जबकि मेरे को लगता है मैं भाग्यशाली इंसान हूँ। उस समय फिर लगा कि मैंने कहा कि मतलब 0.25 से छूट गया, ये सबसे अनलकी पर्सन मैं ही हूँ। हाँ सर, मैंने उस समय भगवान को बहुत कोसा कि आप मुझे रखते थोड़े 10 20 15 नंबर से रखते तो मैं सोचती कि चलिए, है ना, मेरे में कोई कमी रही होगी इसलिए मेरा चयन नहीं हुआ, मेरी मेहनत में कमी थी। 0.25 इज प्योर लक। वो तो एक नेगेटिव समझ और लीजिए ना, सर कि अगर उससे पेपर वन में कुछ ही आपने एक महीने नेगेटिव पहले, नहीं किया होता तो सिलेक्शन होता है, ऐसा कह हाँ, सकते हैं। सिलेक्शन हो जाता। फिर उसके और बाद? सर उससे फिक्स 2 महीने पहले एम्स का रिजल्ट आया था। हम्म। तो एम्स में मैं रही थी 0.3 से। ओहो। एम्स में एम्स का सर ऐसा था, 3 वैकेंसी आई थी टोटल। दिल्ली की ही? 2 यूआर की और एक ओबीसी की, हाँ एम्स दिल्ली के लिए आई हम्म। थी। हम्म। तो उन लोगों ने 3 वैकेंसी पे पेपर कराया, पेपर 1 पर। पेपर 1 के बाद कोई इशू हुआ और उन्होंने एक वैकेंसी विड्रॉ कर ली। ओके। तो मेरा रोल नंबर सेकंड था, रोल नंबर 1 का सिलेक्शन हुआ, रोल नंबर 3 का सिलेक्शन हुआ। हम्म। मैं बीच में रह गई। ओ भाई साहब। एक सीट ओबीसी की थी, एक सीट यूआर की थी। मैं तब भी हताश हुई, मैंने कहा इसमें भी 0.3 से ही रही, थोड़े ज्यादा नंबर से रहती। पर और वो एक सीट जो विड्रॉ हो गई, अगर वो विड्रॉ नहीं हुई होती तो मेरा शायद दिसंबर में ही ज्वाइनिंग हो जाता। आपका किससे, फिर वो यूआर से सीट, सिलेक्शन है? सर मेरा यूआर से सिलेक्शन ओके। है। जो दो यूआर की 2 सीट्स थी, एक ओके, इन्होंने एक विड्रॉ विड्रॉ कर कर ली। ली, ठीक है। तो एक पे किसी और का चयन हो गया था। उन व्यक्ति को भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, पता नहीं वो इंटरव्यू देखेंगे नहीं। उन्होंने वो सीट पे, उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, उन्होंने कहीं और ज्वाइन कर लिया। ओहो। तो वो प्रोसेस, जो सरकारी प्रक्रिया चलती है उसके हिसाब से फिर बाद में मुझे बुलाया गया।
तो हाँ मेरा 2023 के बैच में, मतलब उसी साल में नौकरी लग के फिर ज्वाइनिंग हो गई 2024 में। देखिए, मतलब वही है ना कि भगवान कुछ ना कुछ आप लोग हमारे लिए प्लान जरूर करके रखते हैं। हमें उस समय जरूर लगता है कि ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, और ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर जब सिलेक्शन हो गया तो भगवान को जो जो कहे तो वापस बोले कि दे दीजिए, गलती से मुंह से निकल गई। तो मैंने रात को 2 बजे वो मैसेज देखा था और मैं शायद 4 बजे तक नाची थी। मैंने भगवान को इतना शुक्रिया कहा कि मैं सोच, सर वही बात है, हम कहते हैं ना भगवान को कोसते हैं, पर भगवान हमारे लिए कुछ और अच्छा लिख रहे होते सब्र, हैं। सब्र का इम्तिहान लेते हैं भगवान। वो देखते हैं कि वाकई में ये चीज इसको देने लायक है कि नहीं। ये डिजर्व तो कर रहा है, जी लेकिन सर। थोड़ा सा टेस्ट तो सबको ही करता है। तो वैसे ही भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये इस जो सिचुएशन इसके साथ आया है, वो मायूस होता है, रोता है, या फिर आगे बढ़ता है। तो वही आपने फिर जी जो सर। है कंटिन्यू किया आगे, और जिसका परिणाम है कि इस तरीके से आपको फिर परिवार में काफी खुशी का माहौल हुआ होगा, और जी सभी सर। लोग आपसे लगे होंगे कि हाँ चलो मेहनत की है। और एक गृहिणी होने के नाते खासकर ससुराल पक्ष वाले और लोग भी जो है वो काफी प्रसन्न होते हैं कि देखो, एक तो पहले लक्ष्मी आई थी, अब लक्ष्मी और आएंगी। हाँ सर। बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। एक जॉब जो है अपने आप में आप कितनी सारी एक महिलाओं के महिला लिए का नौकरी, एक एग्जाम्पल सेट करती हैं। सर एक महिला का नौकरी लगने में आपको मेहनत सिर्फ एक महिला की दिखाई देती है, पर उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है। बिल्कुल। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा, मेरी बच्ची, उन सबका इमेंस सपोर्ट रहा, उन सबका बहुत सहारा रहा, मुझे आज भी है। तभी मेरी नौकरी लग पाई और तभी मैं अभी कंटिन्यू कर पा रही हूँ। कहाँ पढ़ा था मैंने किसी किताब के, और ऐसे ही उसके फ्रंट पेज पे जो ऑथर लिखते हैं अपने बारे में, आई थिंक नीतू मैडम वाले में या कहीं किसी के तो किताब में मैंने पढ़ा है कि मैं अपनी बच्चे का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिसके जो टाइम मुझे उसके लिए डिवोट करना था, उसके प्यार के लिए, उसके केयर के लिए, मैंने वो समय चुरा के ये किताब लिखा। वैसे ही आपने पढ़ाई की कि भाई उनको समय देना जी था और ये सर। सब चीजें, तो सही बात है। जी सर। खैर यही जिंदगी है, और बहुत बढ़िया लगा ये सब। अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में कुछ कुछ बताइए, कौन कौन है, और कुछ बताना चाह रही हैं जी आप? सर। मेरे भाई बहन और ये सब कोई? मेरे पिता रेलवेज में है। हम्म, मेरी माता है वो गृहिणी है। मेरी छोटी बहन इंडियन आर्मी में कैप्टन है। वाह। और मेरा छोटा भाई है, वो भी पढ़ाई कर रहा है। ये कैप्टन और वाली बात सुन के ससुराल बहुत पर। मुझे अच्छा लगा। जी सर। यानी महिला सशक्तिकरण पे सर। आपसे बढ़िया ऐसे कोई नहीं लिख पाएगा, मुझे लग रहा। जी सर। तो मुझे सर जीवन था मेरे घर में, एक्चुअली मैं अपनी छोटी बहन को देख के इंस्पायर हुई मेहनत करने के तो लिए। उनकी जॉब आपसे पहले उसने लगी बहुत है? मेहनत, सर वो 22 साल की उम्र में नौकरी लग गई थी। अच्छा, हाँ। और एनडीए? सर मैं नहीं, 28 29 में लगी हूँ। एनडीए नहीं, ऐसे कौन सा एग्जाम होता है सीडीएस एनडीए? सर। सीडीएस का, हाँ, सीडीएस। कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जी। यूपीएससी जो लेती है। जी। मतलब और कंपटीशन मेरे का और ये पढ़ने का ससुराल माहौल पक्ष पहले से में, रहा है। जी बताइए। हाँ सर घर में हमेशा से ही रहा है। ससुराल पक्ष ससुराल का? पक्ष में मेरे सास ससुर हैं और मेरे हस्बैंड हैं, वो इनकम टैक्स ऑफिस में है। जी। और मेरी एक 3 साल की बेटी है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटी का? लहक। वाह। इसका कुछ और अर्थ होता है क्या? सर मैंने जो अर्थ, मुझे जो ज्ञात ज्ञात है अर्थ, वो यही है कि रोशनी इतनी तेज कि आप बंद आंखों से भी उसे देख पाए। तो मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची इतनी ही ओजस्वी बने कि उसका ओज हर जगह रहे और बिल्कुल बिल्कुल। बंद आंखों से भी उसका दिख सके वो। ईश्वर से प्रार्थना है मम्मी से भी आगे निकलेंगी वो। जी सर। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है आपने जैसे बताया, तो पहले से कोई और भी एग्जाम्स आपने दिया है, या सिर्फ ट्रांसलेटर वाले जो अभी डीआरडीओ बताया और ये सब, या पहले से कुछ कुछ एग्जाम्स सर 12 लेवल मैंने पे सिर्फ ऐसा कुछ देती आ रही ट्रांसलेटर हैं? वाले ही एग्जाम दिए। सर ओके। मैंने सिर्फ ट्रांसलेटर वाले एग्जाम्स ही दिए हैं। मैंने डीआरडीओ का दिया था। हम्म मैंने एम्स के सीआरई भी दिया है पिछले साल वाला। हम्म और एम्स का जो अलग से रिक्रूटमेंट निकला था वो दिया है, एसएससी का दिया है, हम्म फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का दिया है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का दिया है। और भी सर कुछ कुछ और एग्जाम्स मिला करके पिछले साल मैंने 7 से 8 एग्जाम दिए, सब ट्रांसलेटर्स के ही दिए। उसमें सफलता हाथ कितने में लगी? सर सफलता सब में ही, मैं बता रही हूँ सर, पेपर 1 निकल जाता है, पेपर 2 मेरा निकल नहीं पाया। डीआरडीओ का पेपर 1 निकला, पेपर 2 नहीं निकला। एम्स में भी ऐसे ही हुआ। और इन बातों से मैं जो एसएससी लोग में। देख रहे हैं उनको यही बस कहना चाहूंगा कि आप सीखिए कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बस आगे तरफ बढ़ना चाहिए, आपको बस आगे की तरफ बढ़ते रहना है। ये नहीं कि छूट गया, एक नंबर से छूट गया, आधा नंबर से। कुछ लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, मेरी किस्मत में नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं है, छोड़ देता हूँ, क्या फायदा।
सिस्टम को कोस सकते थे, लेकिन आपने फिर मेहनत का रास्ता चुना और इसी का परिणाम है कि आज आप उस पद पे हैं। ओके। आ, सिर्फ सिस्टम को कोसना आसान होता है, पर मैं ये मानती हूँ कि सिस्टम कहीं गलत हो सकता है पर सब जगह नहीं। और अगर जो आपके किस्मत में है वो आप छीन के भी ले मुझे आएंगे, पर भी कई लाएंगे सारे जरूर। मैसेज आते हैं कि सर अब क्या पता, ये सीट तो ऐसे बिक गई, वैसे हो गई, ये हो गई। हम कहे भाई, हमारे ही बीच से आसपास से लोग निकल रहे हैं, सेलेक्ट हो रहे हैं, तो कैसे ये चीज है। और हम कह रहे हैं कि ठीक है, एक एग्जाम अगर मान लो ऐसा किसी में है, आपके पास तो अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज हैं। आप में क्षमता होगा तो आप उस राज्य का एग्जाम ना देके केंद्र का दो। कहीं अलग अलग ढेर सारी तो वैकेंसी आती है। और ये चीज राइट और सर। इन लोग के लिए बढ़िया है कि जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ एसएससी में ट्रांसलेटर, अगर मतलब हमें ट्रांसलेटर बनना है तो सिर्फ एसएससी एग्जाम लेती है, तो उनके लिए जवाब है कि नहीं। एम्स में भी देखिए रिक्रूटमेंट अभी तो हाल फिलहाल में भी फॉर्म आए हैं, और जिसका पेपर वन का भी जी रिजल्ट जो है वो हुआ है। तो एक बार आप एम्स का एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने भागों में परीक्षा होती है, क्या सिलेबस होता है और उसकी तैयारी कैसे करते हैं, शुरुआत से आप एक बार बता दीजिए। पहले सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, फिर अभी पेपर टू होने वाला है जी उस पर सर। चर्चा करें। सर इस एम्स का पैटर्न वही है जो हमारा एसएससी का रहता है, पर थोड़ा सा बदलाव है। एम्स क्या कराता है, आपको पेपर आपके हिंदी इंग्लिश प्लस जीके एंड रीजनिंग। पिछले जिस साल मैंने पेपर दिया था उस साल जीके और रीजनिंग का वेटेज 50% था और 50% हिंदी और इंग्लिश का था। हम्म। इस साल इन्होंने वेटेज चेंज कर दिया है, इन्होंने 25 क्वेश्चंस करे थे जीके और रीजनिंग के, हम्म। और 75 क्वेश्चंस इन्होंने करे थे हिंदी और अंग्रेजी के। ओके। तो आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग इस साल 1/4 था, हम्म। मेरे इस टाइम पे 1/3 था। ओके। पैटर्न इसका फिक्स पैटर्न मैं नहीं कहूंगी सर, क्योंकि मैंने 3 एग्जाम दिए हैं, तीनों में ही मैंने पैटर्न्स अलग अलग देखे तो हैं। ये 100 नंबर का है प्री? हाँ सर, प्री 100 नंबर का ही ऑनलाइन? होता है। ऑनलाइन है सर, ओके। 100 क्वेश्चंस आते हैं, 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है। हम्म। तो ये सेपरेट वाइज, जी। जैसे अभी अभी जैसे फॉर्म निकला था तो पटना रीजन, ये रीजन, यहाँ का एम्स, वहाँ का, तो ये कंबाइन एक ही एग्जाम लेते हैं, बाद में रैंक के हिसाब से देते हैं, या हमें फॉर्म ही फिल करना होता है पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एम्स का? सर पहले ऐसा होता था कि हर एम्स अपनी वैकेंसी रिक्रूटमेंट खुद निकालता था, हम्म। पर अभी पिछले साल से ही ये शुरू हुआ है, इन लोगों ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम निकालना शुरू कर दिया है। ओके। जो एम्स दिल्ली उसका एम्स दिल्ली उसको कराता है, और हम्म। सभी एम्स के लिए ये एक साथ ही करा रहे हैं अभी एग्जाम्स, क्योंकि ओके। सभी एम्स में एक एक दो दो पोस्ट खाली होती है, तो सबके लिए एक एक दो दो पोस्ट के एग्जाम कराना थोड़ा वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है, जो भी उनके कारण ठीक होंगे है। प्रशासनिक कारण। तो प्री हो गया, तो प्री का कट ऑफ कितना जाता है अप्रोक्स? जैसे 100 नंबर है तो कितना लाना होगा, तो मेंस के लिए हम सर जाएंगे? कट ऑफ के बारे में मैं कभी भी कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि कट ऑफ इसका बहुत वेरी कर जाता है। आप अपना बताइए, जिस टाइम जी आपका सिलेक्शन हुआ जैसे, तो उससे आइडिया कुछ लगे। सर, कट ऑफ नहीं दिया था इन्होंने हमें। हम्म। हमें सी पेपर वन हुआ, इन्होंने लिस्ट निकाल दी, हम्म। रोल नंबर दे दिए। उस साल 2 सीट्स थी, 29 बच्चों को क्वालिफाई करा था, 29 बच्चों को कहा पेपर टू देने आ जाइए। ओके, तो अभी भी सिर्फ तो आई थिंक रोल नंबर ही निकालता है बताया। ये? हाँ सर, जी सर, रोल नंबर ही निकालते हैं ये। कट ऑफ का डिसीजन लेना या किसी का बताना बहुत मुश्किल काम है। ओके। ठीक है, तो वो पेपर टू के लिए लिस्ट निकाल दिए, पेपर टू की डेट आती है, आप पेपर टू देने जाते हैं। जी पेपर सर। टू का पैटर्न क्या जी होता सर। है? जैसे अभी खासकर जो लोग पेपर टू देने वाले, वो लोग ध्यान से सुनिएगा। जी जी। सर, पेपर टू के बारे में विस्तार से बताती हूँ मैं आपको। हम्म। सबसे पहले आपके 2 निबंध आते हैं। 150 से 250 शब्द उसमें आपसे मांगे जाएंगे, निबंध ज्यादा बड़े नहीं होंगे। हम्म। हिंदी और अंग्रेजी का निबंध होगा। मेरे वर्ष जिस साल मैंने पेपर दिया था, हिंदी में विषय हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में विषय मुझे पूरे तो याद नहीं है, पर मुझे याद है कि 2 समसामयिक टॉपिक्स, G20 और एक ओलंपिक खेल उस समय चल रहा था। ओलंपिक्स चल रहे थे और एक G20 की मीटिंग उस समय हाल ही में चल हम्म। रही थी। तो ये दोनों विषय आए थे, ये दोनों विषय मेरे एसएससी के लिए पढ़े हुए थे, तो मैंने उन्हीं में से अटेम्प्ट किया तो था। एक ही टॉपिक चार देता है या टॉपिक चार ऑप्शन में से एक करना होता है? 4 टॉपिक देते हैं सर, टोटल 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, चार चार दोनों में होंगे। उसमें से एक या दो आपका करंट का होगा, एक हम्म। आपका कन्वेंशनल टॉपिक होता है, जैसे हम्म। कि महिला सशक्तिकरण हम्म। या जल संरक्षण, जो भी आपका कन्वेंशनल चल रहा होता हम्म। है। और तीसरा इनका वेरी करता है, स्वास्थ्य पे दे देंगे, वो योग में स्वास्थ्य की भूमिका, ओके। या इस तरीके से कुछ भी स्पेसिफिक। स्वास्थ्य स्पेसिफिक अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है, ये समसामयिक विषयों पर ही इन्होंने पिछली बार निबंध के विषय दिए थे। ओके। अभी भी पेपर सेट करने वालों की इच्छा पर है कि वो क्या देना चाहते हैं। तो 150 200 सब तक ये करना रहता है इसको? जी सर, इसमें कितने डेढ़ मार्क्स का है? आपको वर्ड लिमिट
सर इसका मार्क्स तो मुझे अभी याद नहीं है, पर टोटल ये पेपर शायद 100 नंबर का ही है कुछ। ठीक है, मुझे मार्क्स अभी याद नहीं है सर नो इसके। प्रॉब्लम। तो ये एक उसके ऐसे बाद इंग्लिश, एक आपका, ऐसे हिंदी। नेक्स्ट। जी सर, दूसरा आपका आता है पेपर में ट्रांसलेशन। मेरे वर्ष में मुझे याद है कोई मैं हेल्थ आपको से सिलेबस रिलेटेड बताता टॉपिक हूँ था। इस बार का, तब तक आप मैं देखता हूँ मुझे किसी ने भेजा तो था। मुझे याद है इसका तो हम्म। इस बार का भी सर सेम सिलेबस है। हम्म। दो ट्रांसलेशन आएंगे आपका, हिंदी का और इंग्लिश का। ट्रांसलेशन जो आपका एसएससी का लेंथ होता है, 4-5 लाइनें 6 लाइनें, उतना ही होता है इसमें भी। हम्म। फिर उसके बाद दो लेटर राइटिंग थी, हिंदी का लेटर और एक इंग्लिश का लेटर। हाँ, 10-10 मार्क के और फिर लेटर राइटिंग है। ट्रांसलेशन जो है हिंदी टू इंग्लिश 15 नंबर, इंग्लिश टू हिंदी 15 नंबर। ऐसे जो है वो 20-20 नंबर के हैं। एक 200-200 वर्ड में दोनों लिखने हैं। उसके बाद मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश टू हिंदी 5 और हिंदी टू इंग्लिश 5। जी, जी कंटिन्यू सर, करिए। यही सेम था हमारे समय भी। हम्म। तो आपका हम बात कर रहे थे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन की भी लेंथ अच्छी रहती है, मैं ये नहीं कहूंगी बहुत कम है या ओके। बहुत ज्यादा है, ठीक ठीक लेंथ रहती है। हम्म। 5 से 6 लाइनें आप मान लीजिए, 4-5-6 लाइनें, वेरी करता है उनके हिसाब से, पेपर सेट करने वालों के हिसाब से। फिर दो लेटर आते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं वो। हम्म। आपका एक हिंदी में आएगा पत्र, एक अंग्रेजी में आएगा। मेरे साल जो पत्र का विषय था वो ये आया था कि आपके क्षेत्र में जो रोड है उसमें कई गड्ढे हैं, है ना, उसको सुधारने के लिए आपको फलां व्यक्ति को लेटर लिखना है। तो उस पे आपको लेटर का जो कॉन्सेप्ट होता है, आपको लेटर का फॉर्मेट पता होना चाहिए, जो भी छात्र ये पेपर देने वाले हैं, हम्म। कि आपको एक फॉर्मेट पता होगा कि कहाँ पर डेट आएगी, कहाँ पर टाइम आएगा, कहाँ पर संबोधन आएगा, क्या आएगा। उसके हिसाब से आप लेटर का फॉर्मेट कॉपी करिए। लेटर्स आर वेरी शॉर्ट इन नेचर। आपका लेटर बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत लंबा लिखेंगे, ऑफिशियल लेटर्स की यही खासियत होती है कि वो बहुत शॉर्ट में लिखे हाँ, इधर जाते उधर हैं। की बातें उसमें ज्यादा फिजूल बातें नहीं रहती है। टू दी पॉइंट बातें हाँ, होती हैं। आपका लेटर की जो बॉडी होती है वो 5 लाइन में कवर हो जाती है हम्म। यूजुअली ऑफिशियल लेटर्स में। और इंग्लिश में भी लेटर आया था, शायद सीवेज लाइन का कोई प्रॉब्लम था, उससे रिलेटेड उसके सुधार कार्य के लिए आपको फलां व्यक्ति को लेटर लिखना है। ठीक है। फिर से मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आई थी, 5 इंग्लिश में और 5 हिंदी में। हाँ, 5-5 मार्क्स के। 5-5 मार्क्स की थी वो। हम्म। अब आपको एक एज मिलता है यहाँ पर बाकी अभ्यर्थियों से अच्छे नंबर स्कोर करने का। अगर आपने थोड़ी बहुत भी सामान्य जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है, जैसे मेरे टाइम पे मुझे याद है कि गायनेकोलॉजिस्ट आया था, उसका हिंदी क्या होगा, तो स्त्री हम्म। रोग विशेषज्ञ हो जाएगा। एक आया था पैनक्रियास क्या होते हैं, पैनक्रियास को क्या कहेंगे, वो हो गया। या फिर लिवर को क्या कहेंगे, हम्म। एनाटॉमी को क्या कहेंगे। ये और एक शायद दो बीमारियों के नाम थे, हाँ, डायबिटीज था एक तो, और एक शायद आपको पीलिया की बीमारी जो होती है उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, या जॉन्डिस, हाँ। टाइफॉइड को इंग्लिश में। हाँ। तो ये सारी ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज हैं। आप बहुत डीप में जाके ना पढ़ें, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कि आप एकदम ही डीप में घुस जाएं कि आप बहुत बड़े बड़े शब्द पढ़ रहे हैं। सामान्य शब्द जो आपकी सामान्य दिनचर्या में काम आते हैं या आपने सुने हैं, वही टर्म्स की अनुवाद या पूछा नॉर्मल जाएगा। जो बायोलॉजी की किताबें में हम किताबों में हमें मिला है अभी तक, कह हाँ। सकते हैं वो। सर, पर इसमें एक ट्विस्ट ये है कि आपको ये सारा काम करने के लिए सिर्फ 1 घंटा और 30 मिनट दिए जाते हैं। ओके, ये मतलब पूरे पेपर के लिए 1 घंटे 30 मिनट। जी सर, तो अब आपको यहाँ पर एज कहाँ मिलता है, जो अभ्यर्थी पेपर देंगे सबको मैं यही कहूंगी हम्म। कि आपको दो निबंध भी लिखने हैं, दो अनुवाद भी करने हैं, दो पत्र भी लिखने हैं, और फिर इन शब्दों के अनुवाद में आप कितना भी होशियार हो, ये हमारे काम इतने आते नहीं, तो हमें हिंदी इंग्लिश करने में समय लगता है। हम्म। सिर्फ आपके पास 1.5 घंटे का समय होगा, जिसकी स्पीड घोड़े जितनी तेज होगी वही पेपर पूरा कर पाएगा। तो इसका क्या स्ट्रेटजी कुछ होना चाहिए कि पहले हम क्या इसमें अटेम्प्ट करें और क्या? सर मैं कहूँगी पहले निबंध अटेम्प्ट करें, हम्म। जिसका वेटेज ज्यादा है, पर हम्म। उसे फटाफट खत्म करें। ऐसा नहीं कि आप 500 शब्द का निबंध लिखने बैठ जाएं। क्या इसमें ऐसा कर जितने सकते शब्द हैं उतने पेपर। कि टर्मिनोलॉजी अगर हमें आता है तो हम तो तुरंत सिक्योर कर सकते हैं ना 10 नंबर? 10 में से 7 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, तो हम पहले वो वर्ड लिख के अपना 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर सिक्योर कर ले और फिर निबंध पे स्विच सिर्फ करें। सिर्फ हर इंसान का अलग होता है। मेरा तो यही स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि मुझे उन शब्दों को सोचना पड़ता बहुत ज्यादा। ओके, तो मैं मतलब एक अपना नजर देख शुरुआत का सकते हैं, दिमाग अगर नहीं आ रहा लगाना है तो चाह रही ठीक है, थी। नहीं तो फिर मूव ऑन। हाँ, पेपर तो एक बार पूरा सरसरी निगाहों से देखना ही चाहिए। मैं हमेशा पेपर खोलते ही सबसे पहले
पूरा पेपर देखती हूँ सरसरी निगाहों से। और जहां मुझे लगता है ना कि मैं थोड़ा कंफर्ट में हूँ, वो मैं पहले कर लेती हूँ। और जहां मुझे लगता है तो ना क्या ये कि मुझे प्रिंटेड थोड़ा होता है? दिमाग लगाना पड़ेगा। एसएससी के पेपर की हाँ सर। तरह, एसएससी के पेपर 2 की तरह क्वेश्चन और आंसर का जगह दिया रहता है उसी में? नहीं सर, अलग से आंसर शीट दी थी हमें, और पेन ओके। भी अलग से देते हैं, आपको पेन भी ले जाना अलाउड नहीं है। ओके, मतलब एडमिट कार्ड लेके जाइए और? एडमिट कार्ड और आपका फोटो आईडी प्रूफ बस। ओके। क्वेश्चन पेपर ये लोग घर ले जाने देते हैं? नहीं सर, ऐसे हाँ सर, एम्स के पेपर के लिए मैं यही कहूंगी, ना तो आपको कभी कहीं पेपर 1 मिलेगा, हम्म। ना कहीं आपको पेपर 2 मिलेगा। ओके, क्योंकि मेरे पास मैसेज आए ये कि पेपर आम 2 कुछ व्यवस्था करवा दीजिए ऐसा कुछ। तो क्या इसको मतलब ये वो वापस कर लेते हैं, ले लेते हैं वहीं पे? हाँ सर, वहीं पे रख लेते हैं, ये आपको मिलता नहीं है। तो मतलब सुन लीजिए, जो लोग भी पेपर देंगे, कि इनके मुख से जो चीजें निकल गई हैं कि इसमें ये था और ऐसे चीजें, तो उससे फायदा आप लोग लीजिए और सही तरीके से तैयारी करिए। तो क्या टिप्स आपके लिए? अच्छा, इसके बाद भी कोई प्रक्रिया है? जैसे ये हो गया, इसके क्वालिफाइंग नेचर है, या मतलब दोनों जुड़ते हैं एसएससी की तरफ? सर मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ कि हमारे टाइम भी ये लिखा हुआ था कि पेपर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर है, पर जब फाइनल मेरिट आई थी हम्म। उसमें उसके नंबर जुड़े थे। इस बार भी यही लिखा हुआ है कि पेपर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर है, पर मैं इसके लिए आई एम नॉट द राइट आई थिंक यहाँ पे अथॉरिटी टू ये से चीज लिखा समथिंग है, अबाउट जो सिलेबस का पार्ट है, कि क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट 33 मार्क्स। तो इसका तो मतलब ये है कि भाई 33 से ऊपर तो आपको लाना ही लाना है, तभी आपकी कॉपी जांची जाएगी, या नहीं तो आप पास होंगे। इट। लेकिन इसके ये कहीं पे नंबर मतलब जुड़ेंगे जुड़ते या हैं? नहीं जुड़ेंगे, सर मेरे टाइम पे लिखा हुआ था नहीं जुड़ेंगे, पर जुड़े थे फाइनल मेरिट में। फाइनल अच्छा। मेरिट उसी हिसाब से बनी थी। ओके, पेपर 1 और पेपर 2 ऐसे करके जुड़ के और? जब इन्होंने फाइनल मेरिट निकाली, तो मैं आपको सिर्फ पीडीएफ शेयर कर दूंगी। पेपर 1 की मार्क्स लिखे हुए थे हम्म। कि 29 अभ्यर्थियों में से कितनों के पेपर 1 में कितने नंबर आए हैं, हम्म। और फिर पेपर 2 के नंबर थे, और फिर टोटल मार्क्स, और फिर आपकी रैंक थी उस हिसाब से। ओके, इसका तो मतलब फिर वही हुआ कि ओवरऑल। और या तो नहीं, जी ऐसा तो सर, नहीं कि तो कहीं सर मैं पेपर अभी भी यही कह पेपर रही हूँ। 1 तो क्वालिफाइंग नेचर था नहीं, कि जो भाई पेपर 1 का नहीं जोड़ेंगे वो? सर पेपर 1 का 100% जुड़ेगा ही जुड़ेगा, उसका तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ। पेपर 2 का 50-50 मानिए, पर मैं सबको यही कहूंगी कि जो भी अगर पेपर 2 दे रहे हैं, उसको आप मार्क्स जुड़े या ना जुड़े, क्वालिफाइंग मान आप के मत उसी दें। तरीके से बिल्कुल, मार्क्स आप अपना जुड़ेंगे। बेस्ट दे के आइए। जी सर। ओके। तो इसमें जैसे वर्ड्स बताया आपने, मेडिकल टर्मिनोलॉजी और ये सब चीजें, तो इसके लिए कुछ रेफरेंस बुक आप बता सकती हैं? लेटर कहाँ से देख सकते हैं? ट्रांसलेशन के लिए कहाँ से? शॉर्ट में एकदम, मतलब 2 मिनट 4 मिनट के अंदर। और ये सब कुछ रेफरेंस बुक, ऐसा कुछ कोई साइट या वेबसाइट कुछ भी? सर मैंने कोई रेफरेंस बुक रेफर नहीं करी थी। हम्म। मेरे साथ तो सर एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा कि मेरी बच्ची हुई ही थी, तो हम्म। मैंने हॉस्पिटल के बहुत चक्कर काटे थे, तो वहाँ डॉक्टर्स के वो सारे टर्म्स पढ़ हाँ पढ़ के हाँ, मुझे वो लिखा काफी होता सारी है। याद हो गई थी। हाँ, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी रहती थी, तो वो हाँ पढ़ हाँ। पढ़ के आप एक जगह 10 बार जाते हैं, 10 बार कोई चीज पढ़ते हैं, तो आपकी मेमोरी में वो चीजें काफी हद तक सेव हो जाती हैं। तो मैंने सर इसके लिए अलग से कुछ तैयारी नहीं करी थी। मतलब भगवान का प्लान देखिए, सब कुछ आपके जब चीजें होनी होती है ना, तो वो कहते हैं ना, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, कि बनत न लगी है देर वाला एक है, वही है। खैर, एक और है कि कारस धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले के तक सींचे नीर। मतलब काम का जो टाइम है, वो चीज आपको यहाँ पे आके मिलना था, तो उतना टाइम लगा और वो मिलेगा फाइनली। तो अब क्या कर सकते हैं? जी मेडिकल सर। टर्मिनोलॉजी आपको वहां से आ गया, तो ये लोग भी हॉस्पिटल वगैरह घूम सकते हैं, या कुछ और कर सकते हैं? मैं मेरे पास सर इसकी कोई डिक्शनरी है नहीं, पर मैं ढूंढूंगी, अगर कोई डिक्शनरी मुझे मिल जाती है, हाँ 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 हाँ, वो या होगा फिर तो आप मेरे पास फॉरवर्ड जो कर दीजिएगा नाम तो। है मेडिकल डिपार्टमेंट्स की, वो पीडीएफ मैं आपसे शेयर कर दूंगी सर। बिल्कुल। आई थिंक इसका अलग अलग साइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट भी जो भी है, एम्स के साइट पे भी उसकी कुछ शब्दावली मिल सकती है। तो एक बार जैसे जो आप पेपर देने जा रहे हैं, एक बार एम्स की साइट विजिट करिएगा, वहां से कुछ आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो नॉर्मल जो ये किताबें हैं ना, जो मेडिकल टर्म्स में यूज होती है, एक किताब मैंने देखी थी, ये नॉर्मल लेविस की आती है। उसमें भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, यानी तो नॉर्मल गूगल पे भी टाइप करिए कि कॉमन मेडिकल टर्म्स, ठीक है, या कॉमन नेम ऑफ डिजीज ऐसा करके, तो कुछ बीमारियों के नाम हो गए, खासकर जैसे आपने बता दिया कि जो किस डॉक्टर को क्या कहते हैं, है ना? जैसे ये तो आप पढ़ के ही जाइए, और हम्म, कॉमन बीमारियां पढ़ के जाइए। बिल्कुल। जैसे ये ऑर्थो, आपसे वही ऑर्थो का मतलब पूछेंगे जो होता है आपने हड्डी सुना वाला, है। तो हड्डी से रिलेटेड जो भी हाँ। होगा उसमें ऑर्थो करके लगा होगा। ठीक है, ये सब चीजें। आई का और हो फिर जाता है जैसे हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी। जैसे एक है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। हाँ, आई थिंक आंख के डॉक्टर को कहते जो हैं भी शायद। सर। हाँ,
तो सर जो भी ये टर्म्स हैं आप सिंपल सी देख लीजिए, कॉमन टर्म्स आपको मिल जाएंगी, वही आपके काम आएंगी मतलब उस ज्यादा पेपर। प्रेशर नहीं लेना है, जो चीजें आप पढ़ते आ रहे हैं, जो चीजें पढ़े हैं। और एसए के लिए, जैसे एसए एसएससी के लिए प्रिपेयर आप करते हैं, वही है, वहां 500 शब्द है, यहाँ 200 शब्द है, मतलब संक्षिप्त में उसको आप लिखिए। तो एसए के लिए क्या सजेस्ट करेंगे, लिखना आपकी पॉइंट फटाफट वाइज है। लिखें या पैरा वाइज लिखें, ये लोग क्या 200 शब्द में जैसे लिखने हैं तो? सर वहां पर ये लोग ब्लैक पेन देते हैं आपको पेपर लिखने के लिए, ठीक है। एक पेन तो होता है। आप जितना खुला खुला, हाँ खुला खुला लिखेंगे और आप अपना पॉइंट वाइज या अंडरलाइन करके लिखेंगे, आप जितना अट्रैक्टिव लिखेंगे आपको उतने अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो जैसे 200 शब्द है तो कई लोगों के क्वेश्चन ये भी होंगे कि कितना पेज में लगभग ये लिखें तो सही रहेगा। आई थिंक 200 शब्द तो एक पेज में 150 शब्द हो जाते हैं अप्रोक्स। 1.5 या 2 पेज मान लीजिए सर आप, दो मतलब पेज डेढ़ मान पेज तक लीजिए। आप लिखे तो 2 पेज तक लगभग लिखे तो ऐसे। ओके, तो वो दो से ओपन ज्यादा नहीं पेजेस हैं, लिखी। वो पेजेस में क्वेश्चन नंबर प्रिंट नहीं होता कुछ भी? सर हम जैसे आंसर शीट हमारे एग्जाम्स में देते थे ना, नॉर्मल वैसी स्कूल ही में होती है लगभग। हाँ। कि 20 पन्ने 15 पन्ने इस तरीके से दे दिया और क्वेश्चन नंबर लिखिए और आगे करके वो चीज। जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। ओके, तो ये चीजें आप रेफरेंस नेट से ले सकते हैं, गूगल से ये सब ढूंढ सकते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी हो गया, ऐसे हैंड राइटिंग की बात कर ली, लेटर राइटिंग की बात कर ली, और इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन की बात कर ली। ट्रांसलेशन का नेचर क्या था, मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड ट्रांसलेशन थे ये रहते हैं? सर मुझे अच्छे से याद है कि एक हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक था, हम्म। कि हाउ हमारा योगा करने से या इन सब से कैसे हमारी हेल्थ ठीक है। में सुधार आता है, हम्म। या सामान्य दिनचर्या में हम कैसे अपनी, हमें खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। ओके, और दूसरा? वो इंग्लिश का था, और शायद हिंदी का कुछ, और हिंदी का सर मुझे क्लियरली याद नहीं है। ठीक है, पर तो बहुत मतलब साधारण उसके अनुवाद वर्ड्स थे, कैसे थे, जटिल नहीं मतलब था वर्ड का अनुवाद। लेवल, ट्रांसलेशन में जो वर्ड्स थे ऐसे कुछ, उसका लेवल क्या, मतलब ज्यादा सोचने सर वाला? नहीं सर, साधारण था ट्रांसलेशन का लेवल, हम्म, डिफिकल्ट नहीं था। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूंगी एसएससी के समतुल्य ही कुछ था उसका लेवल भी। बिल्कुल। ठीक है, एक बार आप बता दीजिए कि इस फील्ड में, जैसे एसएससी का तो ठीक है, जो एम्स है तो वो तो आपका जो है, इसमें क्या प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज हैं आगे के लिए, जो लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या है इसके तो प्रमोशन सर का? मैं अपने आप को इस मामले में बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, एम्स में प्रमोशंस बहुत फास्ट हैं। हम्म। यहाँ पर स्टाफ बहुत ज्यादा है सर। हमारे अनुभाग में जब मैंने ज्वाइन किया था तो 21 लोगों का स्टाफ था। हम्म, अभी 2 लोगों का कहीं और अच्छी जगह पे चयन हो गया तो वो चले गए हैं, फिर भी जी। हम लोग 19 लोग हैं अभी भी। प्रमोशंस में सर यहाँ पर आपका जैसे ही 5 साल कंप्लीट होते हैं, अगर आपसे सीनियर वाली पोस्ट खाली है, हम्म। एसटीओ वाली, तो आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है। और फिर आप एसटीओ से सीधा लेवल 7 पे आते हैं, एसटीओ लेवल 7 है। फिर फिर एडी। आपका जो समय अवधि पूरी होती है तो आप हिंदी अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, वहाँ हिंदी अधिकारी तीन लेवल 8? साल नहीं सर, लेवल 10 है सर। अच्छा, हिंदी अफसर नाम है और वो है लेवल 10? जी ओके, सर। वही चीजें बाकी में असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है राजभाषा का जैसे। जी सर। और सर उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता है तो लेवल 11 पर आप आ जाते हैं। और उसके बाद सर अभी लेवल 11 के पोस्ट का अप्रूवल के लिए गया हुआ है, अभी है नहीं वो पोस्ट। मतलब कि पर हाँ, प्रमोशन लेवल 11 तक अपॉर्चुनिटीज का आपका हैं और प्रमोशन टाइम पक्का से है। ही प्रमोशन है उसमें? जी सर बिल्कुल। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं पूछूंगा, इसका जवाब नपा तुला देंगे क्योंकि आप विभाग से जुड़ी हुई और ये चीजें। जो लोग आना चाहते हैं, बस एक मोटा मोटी एक लाइन में कि वर्कलोड वगैरह, जो सोचते हैं कि मुझे जाके वहां पे ऐसा तो नहीं कि कह देंगे कोई सिस्टम नहीं मिलेगा और ये करो वो ट्रांसलेशन ऐसा वैसा, वर्कलोड कैसा है और क्या तकनीक का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं ट्रांसलेशन वगैरह और ये सब चीजों में? सर वर्कलोड भी बहुत क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपके स्टाफ सदस्य की संख्या अच्छी है, हम्म। तो बहुत अच्छा माहौल है स्टाफ का, बहुत अच्छा काम का आपका कल्चर है। जी। आपके पास सीनियर्स बहुत सारे, बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनको इस फील्ड में ही 30-30 साल हो चुके हैं, वो 30 साल से एम्स में ही हैं। तो उनसे गाइडेंस तो ले सकते उनका हैं काम बहुत करने में। मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा आप तकनीक के इस्तेमाल को भी प्रमोट किया जाता है। जी। और जैसे जो बहुत सरकारी कंठस्थ हेल्दी ऐप है एनवायरनमेंट और मैं ये सब कहूँगी। ऐप है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब कुल मिला के क्या है कि आपको जॉब अगर चाहिए तो ठीक है, एसएससी एक ऑप्शन है, आप उसकी तैयारी करिए, नहीं है तो एम्स का जब भी फॉर्म आए और आता है तो इसके लिए बखूबी तैयारी बहुत किया। फास्ट प्रमोशंस, बहुत फास्ट है। और अच्छा, एक चीज और, प्रमोशन टाइम बहुत आउट वैसे फास्ट है। 2 मिनट में हो जाएगा, मैं एक चीज और पूछ लूँ, आप लोगों को इलाज वगैरह के लिए क्या इसमें कुछ है, इसमें बेनिफिट या कुछ कार्ड वगैरह बनता है क्या?
सर एम्प्लॉय आपका एक सम्मान है जो एम्स का है वो है ही, उसके अलावा हमें मिलता है एम्प्लॉय हेल्थ स्कीम का कार्ड मिलता है। वो तो सीजीएचएस जो है वही आई थिंक क्या। सीजीएचएस की नहीं सर, सीजीएचएस अलग होता है, एम्स का अपना अलग होता है, ओके। ईएचएस होता है। तो आप जी। मतलब उस कार्ड के जरिए एम्स में ही दिखा सकते हैं। एम्स में दिखा सकते हैं, हमारा बिल्डिंग अलग है और ओके। सब चीज अलग तो हो आपको जाती है। नंबर लगाने की और ये सब जो सुनते हैं कि वो जरूरत नहीं पड़ती एम्प्लॉय को। जी जी सर। ये बेनिफिट है, बढ़िया। ठीक है। जी सर। बहुत बढ़िया लगा और सर बस उम्मीद है एक कि। एक आपको सैटरडे हाफ डे वर्क करना पड़ता है। अच्छा हाँ, छुट्टियों की ऐसे हम लोग को जैसे सैटरडे संडे ऑफ है, तो आपका क्या है, जी सैटरडे सर। हाफ डे। सर हमारा ऑफिस का टाइम है 9:30 से 5:15, आप लोगों से हम 45 मिनट पहले छूट जाते हैं। हाँ, जैसे तो हम लोग का 9:15 से बस हम 5:45 है। अच्छा हाँ, तो हमारे यहाँ पे 9:30 से 5:15 है। हम्म। और फिर हमें सैटरडे को आना पड़ता है हाफ डे। ओके। मतलब 1-2 बजे तक जो भी है, 1 बजे तक। हाँ, 1:15 छुट्टी हो जाती है। ठीक है। और बाकी चीजें, हाँ, एक चीज और छूट गया। पहली सैलरी कितनी मिलेगी अगर कोई दिल्ली में ज्वाइन करेगा या अभी पटना में ज्वाइन करेगा, इस तरीके से पहली सैलरी ग्रॉस बता दीजिए जल्दी से। सर जेटीओ की पहली ग्रॉस सैलरी 68,000 समथिंग कुछ आती है। हम्म। एक्स सिटी में। 68,000। हाँ। एक्स सिटी में ना, मतलब हाँ जो दिल्ली। हाँ सर, एक सिटी में, ठीक है, जी मतलब कट सर। वट के पेंशन वेंशन कट के 5,000 रुपया लगभग लेस कर लीजिए। तो नहीं सर, नहीं सर, ग्रॉस सैलरी नहीं, आपकी जो फाइनल अकाउंट में आएगी वो इतनी आएगी, वैसे तो 80,000 कुछ है। सिक्सटी इतना एट इन हैंड आ रही ज्यादा है। है क्या उसमें, एम्स में। सर हमें 4100 रुपीज एक्स्ट्रा मिलते हैं क्योंकि हम लोग पेशेंट केयर अलाउंस मिलता है। ओके। ये हॉस्पिटल कर्मचारियों को मिलता है सर। ये तो बढ़िया सिर्फ है। कटने की बात बता रही हूँ मैं आपको सैलरी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, अब हमारा समय जो है वो समाप्ति की ओर है मीटिंग के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलन, इस सत्र जी में आने सर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो साबित होगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए और सेलेक्ट होइए, और जल्द से जल्द सिलेक्शन लीजिए। पेपर 2 चूंकि होने वाला है, तो ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से, और मिलन जी की भी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पेपर अपना अच्छे से दीजिए, और फिर जब सेलेक्ट हो जाइए तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर एक सत्र रख सकते हैं हम लोग विशेष चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद सर।